अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। न्यूक्लियर फ़िज़िक्स 1 का लेक्चर नंबर 14 है, जिसमें हम आज डिस्कस करेंगे न्यूक्लियर डिटेक्टर्स वाला पोर्शन। जिसमें पहला जो हमने डिटेक्टर डिस्कस करना है या काउंटर डिस्कस करना है वो है हमारा जीएम काउंटर। जीएम काउंटर को गीगर मूलर काउंटर भी कहा जाता है और ये एक बेसिकली वेल नाउन रेडिएशन डिटेक्टर है। इट इज़ अ वेल नाउन फेमस रेडिएशन डिटेक्टर। रेडिएशन डिटेक्टर यानी ये रेडिएशंस को डिटेक्ट करता है कि रेडिएशंस आ रही हैं या नहीं आ रही हैं, ठीक है, यानी कहीं पे भी रेडिएशंस मौजूद हैं या नहीं। अब वो जो रेडिएशंस को डिटेक्ट करेगा, इसके साथ साथ ये जो है वो काउंट करके भी हमें देता है कि कितनी रेडिएशंस जो हैं वो सिस्टम में एंटर हो रही हैं। तो इसमें बेसिकली होता क्या है कि ये बेसिकली क्या है, गैस फील्ड डिटेक्टर होता है, गैस फील्ड डिटेक्टर। यानी इसमें ना गैस फिल की होती है। जैसे अगर आप यहाँ पे इसकी डायग्राम देखें तो इसकी जो सिस्टमेटिक डायग्राम है, इसमें ये एक ट्यूब है, ये एक ऐसी ट्यूब है जिसमें गैस को फिल किया हुआ है। अब वो जो गैस होगी, मतलब इसका साइज़ बहुत बड़ा भी नहीं होता, और यहाँ पे एक विंडो होती है जहाँ से जो रेडिएशंस हैं उन्होंने एंटर होना होता है। इस पूरे जो ये जो बॉक्स है या ये जो ट्यूब है, इसमें हमने प्रिंसिपल गैस फिल की होती है। अब ये जो प्रिंसिपल गैस है ये कौन सी हो सकती है? जो प्रिंसिपल गैस होगी हमारी, प्रिंसिपल गैस ये नोबल गैसेस में से कोई हो सकती है, जैसे कि आर्गॉन है, इसके अलावा नियोन है, या और कोई भी जो नोबल गैस है उसको हम इस्तेमाल करेंगे। अब यहाँ पे नोबल गैस को क्यों इस्तेमाल किया जाता है? ताकि उसका जो आयोनाइजिंग पोटेंशियल है उसको हम कम कर सकें। और इसको जो ये जो होंगी ना आर्गॉन या नियोन, मतलब जो भी हमने प्रिंसिपल गैस यहाँ पे फिल करनी है उसको हमने लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे फिल करना है, ठीक है। अब ये जो लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है ये अबाउट 0.1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल होना चाहिए। अब इतना ज़्यादा जो हमने जो प्रेशर है उसको लो क्यों रखा है, दोबारा से मैं रिपीट करती हूँ, ताकि हम जो आयोनाइजिंग पोटेंशियल है उसको रिड्यूस कर सकें और जो आने वाली रेडिएशंस हैं उनको आसानी से उसकी मदद से आने वाली जो बनने वाले आयंस हैं उनको ईज़िली रिमूव किया जा सके। ये जो अभी मैंने कहा कि आयोनाइजिंग पोटेंशियल की जो मैंने बात की है ये आपको फर्दर आगे क्लियर हो जाएगा। देखें, अब ये जो हमारे पास एक रेडिएशन है, जो यहाँ पे रेडिएशन हमारे पास मौजूद है, अब हमने इसको लो प्रेशर पे लिया और हमने कहा कि रेडिएशंस को रिमूव करने के लिए, रिड्यूस करने के लिए हम क्या करते हैं, आयोनाइजिंग पोटेंशियल को कम करते हैं। आयोनाइजिंग पोटेंशियल को कम करने के लिए हम प्रेशर लो ले रहे हैं यहाँ पे। तो ये जो बेसिकली रेडिएशंस हैं ये जब रिड्यूस हो जाएंगी तो वहाँ पे आयंस जनरेट हो जाते हैं। जैसे ये हमने नियोन गैस ली है, आर्गॉन ली है, कोई भी गैस यहाँ पे ली है तो उसके आयंस जनरेट होंगे। जैसे ही आयंस जनरेट होंगे तो हमें यहाँ पे करंट पल्स मिल जाएगी और वही करंट पल्स जो है वो डिटेक्ट करेगी या काउंट करेगी रेडिएशंस को। अब हमने ये जो एक पूरा जो कंटेनर लिया हुआ है या बॉक्स लिया हुआ है मेटल का, इसमें एक रॉड या एक वायर मौजूद है, ठीक है। ये जो वायर है ये एनोड के तौर पे एक्ट करती है और ये यानी एनोड के तौर पे एक्ट करने का क्या मतलब है कि इट कैरीज पॉजिटिव चार्ज, और इसके बिल्कुल ऊपर जो है वो लोअर एंड और अपर एंड जो है इनके, वहाँ पे कैथोड वायर जो है वो प्लेस की होती है। इसमें प्रिंसिपल गैस फिल होती है। ये जो पूरे का पूरा बॉक्स था इसमें प्रिंसिपल गैस फिल थी, यानी आर्गॉन एंड नियोन वगैरह हो सकते हैं। तो व्हाट विल हैपन कि सबसे पहले क्या होगा कि जब हमने यहाँ पे जो पोटेंशियल है वो 400 वोल्ट रखा था, इसको हम कहते हैं वर्किंग पोटेंशियल। तो ये जीएम काउंटर के लिए वर्किंग पोटेंशियल जो है वो हमारा क्या है, 400 वोल्ट पोटेंशियल। इस वर्किंग पोटेंशियल पे हमने क्या किया कि नियोन और आर्गॉन को जब इसमें फिल किया हुआ है तो सबसे पहले क्या होगा कि मतलब जब भी ये वाली जो वायर होगी एनोड, सबसे पहले तो ये देख लें कि ये वाली जो वायर है ये आगे फर्दर किसी काउंटर के साथ अटैच होगी, और जैसे ही यहाँ पे आयंस प्रोड्यूस होंगे इस ट्यूब के अंदर, तो उन आयंस के प्रोड्यूस होने से, क्योंकि मैंने कहा करंट पल्स जनरेट होगी, और वही करंट पल्स जो है वो यहाँ पे काउंटर पे आएगी एंड काउंटर विल काउंट इट एज 1 2 3 एंड सो ऑन। लेट्स से हमने यहाँ पे आर्गॉन को प्रिंसिपल गैस के तौर पे फिल किया हुआ है इस बॉक्स में या इस पूरे के पूरे जो कंटेनर है उसमें। तो होगा क्या
कि हमने आर्गोन का कोई भी एक एटम जो है वो हमने सेलेक्ट कर लिया, जिस पे हमने पूरे का पूरा फिनोमेना देखना था कि किस तरह से रेडिएशन को वो काउंट करेगा। तो व्हाट द रेडिएशन विल डू, द रेडिएशन विल कम, पास थ्रू द विंडो एंड आयोनाइज द आर्गोन एटम। ठीक है, अब ये जो आयोनाइजिंग मतलब कोई भी रेडिएशन जो यहाँ से आ रही थी वो कोई भी हो सकती है, जैसे अल्फ़ा बीटा गामा, कोई भी रेडिएशन हो सकती है। ये रेडिएशन क्या करेगी, आएगी, इस विंडो में से गुजरेगी और आर्गोन का जो हमने कोई भी एक एटम सेलेक्ट किया था उसके साथ टकराएगी और उसको क्या करेगी, आयोनाइज कर देगी। अब यहाँ से जब ये बेसिकली क्या करेगी, इस आर्गोन में से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करेगी। ठीक है, अब यही वाला इलेक्ट्रॉन जो है वो इसमें मौजूद आर्गोन के फर्दर जो एटम्स होंगे उनको क्या करेगा, आयोनाइज करेगा। तो यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन मज़ीद बहुत सारे इलेक्ट्रॉन जो है वो जनरेट कर देगा और हम कहेंगे कि एक कैस्केड जो है वो जनरेट हो जाएगी इलेक्ट्रॉन की। कैस्केड बेसिकली आबशार टाइप हम इसको कह सकते हैं। तो ये जो बहुत सारे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स जनरेट हो जाएंगे, ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स, ज़ाहिर है एनोड जो है वो पॉजिटिव चार्ज है, तो इसलिए ये इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो एनोड पे एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाएंगे। अब ये एनोड जो है जब इन इलेक्ट्रॉन्स को रिसीव करेगा तो यहाँ पे एक करंट पल्स जनरेट हो जाएगी एंड काउंटर विल काउंट इट एज 1। ठीक है, अब उसके बाद क्या होगा कि जैसे ही और रेडिएशन, अब ये देखें आर्गोन का जो है वो हमने नेगेटिव वाला पोर्शन ले लिया हुआ है, तो अब बाकी जो है वो आर्गोन पॉजिटिव वाला जो है वो बाकी बच जाएगा। और आर्गोन जो है क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन से 100 टाइम जो है वो हैवियर होता है, तो आर्गोन जो है वो कैथोड की तरफ जब मूव करेगा तो ज़्यादा टाइम लेगा। वो क्यों ज़्यादा टाइम लेगा, जैसे देखें न्यूटन के अकॉर्डिंग F इज़ इक्वल टू एम ए, तो यहाँ से अगर हम एक्सेलरेशन की वैल्यू लेते हैं तो A इज़ इक्वल टू एफ ओवर एम। अब देखें इलेक्ट्रॉन के केस में और आर्गोन के केस में, दोनों केसेस में देखें फोर्स तो दोनों पे सेम लग रही है क्योंकि हमने इलेक्ट्रिक फील्ड सेम अप्लाई की हुई है, पोटेंशियल सेम अप्लाई किया हुआ है। तो फोर्स के सेम होने की वजह से डिफरेंट यहाँ पे क्या है, वो है इनका मैस। ठीक है, जितना ज़्यादा मैस होगा उतना ही कम एक्सेलरेशन होगा। तो हमने कहा कि आर्गोन जो पॉजिटिवली चार्ज बाकी रह गया है आयन, उसका क्या है, उस पर उसका मैस ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू इलेक्ट्रॉन। तो इसका मतलब है कि ये जो है वो इसके थोड़ तक पहुंचने में ये जो आर्गोन का पॉजिटिव आयन था ये ज़्यादा टाइम लेगा। तो अगर इसको ज़्यादा टाइम लगेगा तो उस टाइम के दौरान ये पूरे का पूरा सिस्टम क्या करेगा, मतलब इसने तो इलेक्ट्रॉन ले लिए थे, जो करंट पल्स थी वो जनरेट हो गई थी, लेकिन दूसरी तरफ ये जो आर्गोन है इसका जो पॉजिटिव आयन होगा वो कैथोड तक पहुँचते पहुँचते टाइम ज़्यादा लगाएगा एंड इट विल टेक 10⁻⁻⁴ सेकेंड्स टू रीच एट कैथोड। ठीक है, तो कैथोड पे जाते जाते इसको क्योंकि 10⁻⁻⁴ सेकेंड का टाइम चाहिए, तो इतने टाइम के लिए हमारा काउंटर जो है वो कोई भी काउंटिंग नहीं कर रहा होगा। तो इस टाइम को हम कहेंगे, इस टाइम के लिए क्योंकि हमारा काउंटर डेड मोड में चला गया हुआ है, तो हम कहेंगे कि ये क्या है, हमारा डेड टाइम है। ठीक है, ये हमारा डेड टाइम होगा। और इसके अलावा इसको टाइम डिले भी कहते हैं। ठीक है, ये टाइम डिले इसमें आ जाएगा 10⁻⁴ सेकेंड का। तो फर्स्ट प्रॉब्लम तो जो जनरेट हुई है वो इस डेड टाइम की वजह से जनरेट हुई है कि हमने इस पूरे सिस्टम को हर टाइम पे क्या करना था, न्यूट्रलाइज रखना था। ठीक है, तो इसलिए ये 10⁻⁴ सेकेंड जो है ये टाइम हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक है, क्योंकि हमें सिस्टम को न्यूट्रलाइज ही हमें हर वक्त चाहिए सिस्टम, और ये हमें न्यूट्रलाइजेशन जो है उसमें डिले दे रहा है। ठीक है, तो डिले जो है वही प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। अब देखें फर्स्ट प्रॉब्लम तो हमने देख लिया कि ये जनरेट हो रही थी, एक और प्रॉब्लम भी यहाँ पे जनरेट होगी। वो क्या होगी कि देखें जैसे ही आर्गोन जो है वो कैथोड पे गया है, कैथोड पे जाने के बाद इसने वहाँ पे जाके इन कैथोड से क्या लेने हैं, इलेक्ट्रॉन्स ले लेने हैं और इसको क्या कर देना है, खुद तो न्यूट्रलाइज हो जाना है। लेकिन यहाँ इस कैथोड से भी इलेक्ट्रॉन्स की एक कैस्केड जो है वो जनरेट हो जाएगी। अब ये आर्गोन जो है उसने वो तो न्यूट्रलाइज हो चुका है, यानी हमारे पास प्रिंसिपल गैस तो न्यूट्रलाइज हो चुकी है, लेकिन इस टाइम पे यहाँ से फिर से एक कैस्केड जनरेट होगी जो एनोड की तरफ मूव करना शुरू कर देगी। अब ये इलेक्ट्रॉन्स जब एनोड की तरफ मूव करेंगे तो यहाँ पर फिर से एक करंट पल्स जनरेट हो जाएगी एंड द काउंटर विल काउंट इट एज 1। ठीक है, तो क्या होगा, एक जो पहले वाली जो जनरेट हुई थी वो क्या थी, एक रियल काउंटिंग थी, लेकिन अभी क्या होगी, एक फेक काउंटिंग जो है वो जनरेट हो गई। ये जो फेक काउंटिंग होगी
इसको अब हमने काउंटर को तो नहीं पता कि ये क्यों जनरेट हुई है या ये रेडिएशन की वजह से नहीं है, उसको तो यही है कि बस काउंटिंग आई है, उसने काउंट कर लिया। लेकिन हमने ये देखा कि हमने क्योंकि सिर्फ ये देखना था कि यहाँ पे हमें काउंटिंग सिर्फ तब मिले जब यहाँ से रेडिएशन इसमें एंटर हो। अब पहले तो रेडिएशन एंटर हुई तो यहाँ पे इसने काउंट किया, यानी वो तो ट्रू रीडिंग थी, ट्रू काउंटिंग थी। लेकिन अभी क्या है, अभी यहाँ पे इस कैथोड से आने वाले इलेक्ट्रॉन के कैस्केड की वजह से इस एनोड ने क्या किया है, करंट पल्स जनरेट की है और इस काउंटर ने काउंट कर लिया है। लेकिन इस टाइम हमारे पास कोई रेडिएशन जो है वो एंटर नहीं हुई थी, तो ये हमारे पास एक फेक काउंटिंग जनरेट हो गई। अब इस टाइम डिले प्रॉब्लम को एंड इस फेक काउंटिंग के जो प्रॉब्लम है इसको रिमूव करने के लिए कुछ सोल्यूशंस हम देखते हैं। तो इसके लिए जो सॉल्यूशंस हैं हमारे पास, जो हमने देखने हैं इसके लिए टाइम डिले प्रॉब्लम को रिड्यूस करने के लिए, उसमें पहला जो हमारा सॉल्यूशन है वो है सेल्फ क्वेंचिंग एंड सेकंड है इलेक्ट्रिकल क्वेंचिंग। ठीक है, तो क्वेंचिंग क्या होती है, ये बेसिकली होती है किसी चीज़ को झपट के पकड़ लेना, ठीक है, उसको काबू कर लेना, तो वो है क्वेंचिंग। ठीक है, अब इसमें हमने सेल्फ क्वेंचिंग देखनी है जिसको हम गैस क्वेंचिंग भी कहते हैं। इसमें हम क्या करते हैं कि जो हमारी प्रिंसिपल गैस है, बेसिकली हमारा मकसद है कि हम उसको न्यूट्रलाइज़ करें, और जो प्रिंसिपल गैस है वो हमारी थी आर्गोन, तो इसके साथ हम ब्रोमीन गैस जो है उसको ऐड अप कर लेंगे। ठीक है, अब ये जो ब्रोमीन गैस है इसका आयोनाइजिंग पोटेंशियल जो है वो आर्गोन से भी कम होता है। ठीक है, तो ये लोएस्ट आयोनाइजिंग पोटेंशियल रखती है, लोएस्ट आयोनाइजिंग पोटेंशियल। अब क्योंकि इसका आयोनाइजिंग पोटेंशियल जो है वो कम है, तो इसका मतलब है कि ये जो आर्गोन है उसको इजीली न्यूट्रलाइज़ कर सकती है। कैसे न्यूट्रलाइज़ करेगी, ज़रा एक दफ़ा आप इस डायग्राम को देखें कि यहाँ पे बेसिकली हुआ क्या है, आर्गोन थी, अभी हमने यहाँ पे ब्रोमीन गैस भी ऐड की हुई है। इस आर्गोन ने जब इलेक्ट्रॉन्स की कैस्केड जो है वो एनोड पे शिफ्ट कर दी है, तो यहाँ पे करंट पल्स जनरेट हो गई है। अब ये था पॉजिटिवली चार्ज और इसको यहाँ तक पहुँचने में बहुत टाइम लगना था, तो यहाँ पे जो ब्रोमीन गैस मौजूद होगी वो क्या करेगी, ब्रोमीन गैस जो होगी वो क्या करेगी, वो यहाँ से आने वाले जो पॉजिटिव आयंस यहाँ पे बन चुके हैं ना, ब्रोमीन एक नेगेटिव आयन इलेक्ट्रॉन्स की क्या करेगी, उसका कैस्केड प्रोवाइड करेगी, और क्या होगा, वही वाले इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो इसके पॉजिटिव आयंस के साथ मिलके इसको न्यूट्रलाइज़ कर देंगे। और ब्रोमीन क्योंकि बहुत जल्दी आयोनाइज हो रही थी, तो ये जो है वो अब 10⁻⁻⁴ सेकंड का डिले नहीं आएगा, बल्कि बहुत जल्दी से ये कैथोड पे जाएगी और वहाँ से इलेक्ट्रॉन्स को लेके दोबारा से खुद भी क्या होगी, न्यूट्रलाइज हो जाएगी। तो हमारा प्रॉब्लम बेसिकली हमारे साथ यही आ रहा था ना कि 10⁻⁴ सेकंड का डिले आ रहा है, ये बहुत लेट वहाँ तक पहुँच रहे हैं कैथोड तक। तो जब हमने ब्रोमीन को ऐड कर दिया तो उसने ये प्रॉब्लम जो है हमारी इससे क्या हो गई है, ओवरकम हमने इसको कर लिया है, क्योंकि यहाँ पे जो पॉजिटिव आयन जनरेट हो रहा था वो इस ब्रोमीन के नेगेटिव आयन के साथ न्यूट्रलाइज हो रहा था, और इसका जो पॉजिटिव आयन है अब ये 10⁻⁴ सेकंड का डिले नहीं लेगा, बल्कि बहुत जल्दी से कैथोड पे शिफ्ट हो जाएगा। तो इस तरह से गैस क्वेंचिंग या सेल्फ क्वेंचिंग की बेस पे हमने क्या किया है, हमने जो टाइम डिले प्रॉब्लम है उसको ओवरकम कर लिया है। दूसरी है हमारे पास इलेक्ट्रिकल क्वेंचिंग। अब देखें, इसको मैं इजीली जो है वो इस तरीके से समझाऊंगी कि लेट्स सपोज ये है हमारा एनोड और ये है हमारा कैथोड। अब होगा क्या कि यहाँ पे जैसे ही आयंस आए हैं और यहाँ पे पल्स जनरेट हुई है, तो हम अगर ऐसा करें कि उसके साथ ही इसकी पोलैरिटी को रिवर्स कर दें। पोलैरिटी रिवर्स होने से अब क्या होगा कि ये हो गया पॉजिटिव और वो हो गया नेगेटिव, तो अब क्या होगा, हमारा जो कैथोड है वो एनोड में शिफ्ट हो गया, एनोड वाला कैथोड में शिफ्ट हो गया। इस तरह से इसकी जो पोलैरिटी है वो रिवर्स होने की वजह से हम यहाँ पे जो क्वेंचिंग करेंगे उसमें डेड टाइम को रिड्यूस किया जा सकता है। ठीक है, अब क्योंकि वो जो आयंस होंगे जिन्होंने पहले लेट ऊपर मूव करके जाना था, अब ज़रा जल्दी से वो ऊपर की तरफ जो है वो मूव करके जाएंगे, एंड इस क्वेंचिंग की मदद से भी हम जो टाइम डिले प्रॉब्लम है उसको ओवरकम कर सकते हैं। एनी हाउ, हम यहाँ पे जो ज़्यादा जो हमारे पास जो यूज़ होता है, वाइडली यूज्ड क्वेंचिंग मेथड है वो है हमारा गैस क्वेंचिंग मेथड या सेल्फ क्वेंचिंग मेथड। नेक्स्ट हम इसमें प्लेट्यू कर्व की बात कर लेते हैं। तो आप यहाँ पे एक कर्व देख रहे हैं जो हमने काउंट रेट और वोल्टेज के दरमियान में डेवलप की है। अब काउंट रेट क्या होता है, द नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स काउंट पर सेकेंड जो है वो हमारा काउंट रेट है, और इसके अलावा V जो है ये हमने थ्रेशोल्ड वोल्टेज रखा हुआ है। बेसिकली थ्रेशोल्ड वोल्टेज क्या है, जिस पे हमें पल्सेस जो हैं वो अपीयर होना शुरू हो जाती हैं, पल्सेस मिलना शुरू हो जाती हैं। ठीक है, अब हमने इस वोल्टेज और जब काउंट रेट के दरमियान में ग्राफ डेवलप किया तो हमें कुछ इस तरह से कर्व मिलेगी जिसको हमने प्लेट्यू कर्व कहा।
अब यहाँ पे हमने कुछ रीजन्स डिफ़ाइन किए हैं, जिसमें हमारे पास जो V1 से V2 तक का रीजन है, जिसमें जो काउंट रेट है वो तकरीबन जो है वो सेम रह रहा है, यानी इतना ज़्यादा रैपिडली चेंज इसमें नहीं प्रोड्यूस हो रहा, और इस तरह के जो यानी कि लीनियर रह रहा है। तो इसको, इस रीजन को, V1 से V2 के रीजन को GM रीजन कहा जाता है। VS जो है वो हमारा स्टार्टिंग रीजन है, एंड V0 जो है ये हमारा ऑपरेटिंग रीजन है, यानी बेसिकली इस वोल्टेज पे, इस रीजन में हमारे पास जो है वो हमें काउंटिंग्स मिलना शुरू होंगी, काउंटिंग्स ज़्यादा मिलेंगी। ठीक है, अब देखें, हमने ये जो प्लेट्यू कर्व है इसको तो डिफ़ाइन कर लिया। अब हम देख लेते हैं इस प्लेट्यू के, मतलब जो हमने प्लेट्यू कर्व देखी है उसमें स्लोप को कैसे हम डिफ़ाइन कर सकते हैं। तो हम देखेंगे रिलेटिव प्लेट्यू स्लोप। ठीक है, रिलेटिव प्लेट्यू स्लोप, इसको डिफ़ाइन करने के लिए इसको हम इस तरह से डिफ़ाइन कर सकते हैं। इसके लिए जो फार्मूला है वो ये है, रिलेटिव प्लेट्यू स्लोप इज़ इक्वल टू R2 माइनस R1 डिवाइडेड बाय R एंड डिवाइडेड बाय V2 माइनस V1। V2 एंड V1 को डिफ़ाइन किया था, R2 और R1 की स्केलिंग भी हमने की थी, और इसमें जो R है वो किसके इक्वल होगा, वो बेसिकली R1 प्लस R2 डिवाइडेड बाय 2 के इक्वल होगा, एंड V2 माइनस V1 जो है ये भी प्लेट्यू की लेंथ है। अब देखें, इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, ये फार्मूला इस्तेमाल करके हम जो है वो स्लोप फाइंड आउट कर सकते हैं प्लेट्यू की। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कुछ एडवांटेजेस कि GM काउंटर को जो जब हम यूज़ करते हैं तो इसके क्या क्या एडवांटेजेस होंगे। सबसे पहले तो ये है कि जो इसका सबसे बड़ा एडवांटेज है वो ये है कि ये पोर्टेबल होता है, यानी कि हम इसको इजीली कैरी कर सकते हैं, कहीं पे भी ले जा सकते हैं। ठीक है, और दूसरा जो है वो ये है कि इसको हम मिनरल प्रॉस्पेक्टिंग पर्पज़ के लिए ये यूज़फुल है। ठीक है, यूज़फुल फॉर मिनरल प्रॉस्पेक्टिंग पर्पज़। तीसरा ये है कि इसका जो काउंट रेट है ना वो बहुत ज़्यादा हाई होता है। ठीक है, ये जल्दी से काउंट कर लेता है, तो इसलिए हम क्या करेंगे कि पार्टिकल्स जो विंडो में एंटर हो रहे होते हैं, जो हाई स्पीड पे होते हैं, तो हाई स्पीड पार्टिकल्स जो हैं, हाई स्पीड रेडिएशंस जो हैं, या पार्टिकल्स हम कोई कुछ भी ले सकते हैं, हाई स्पीड पार्टिकल्स को भी ये डिटेक्ट कर सकता है। पार्टिकल्स भी डिटेक्ट होंगे क्योंकि यहाँ पे इसका जो काउंट रेट है वो क्या है, ज़्यादा है। इसके अलावा हम इसको कॉस्मिक रे की स्टडी के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो कॉस्मिक रे की स्टडी के लिए भी हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसके अलावा अगर हम इसकी लिमिटेशंस देखें कि ये किन पॉइंट्स पे आके इसकी ये जो है वो हमें कुछ लिमिटेशंस दे देता है, तो इसकी लिमिटेशंस में पहला तो ये है कि ये परमानेंट रिकॉर्ड नहीं रखता। ठीक है, तो परमानेंट रिकॉर्ड जो है वो इसमें नहीं होता। ठीक है, नॉट अवेलेबल। तो दूसरा क्या है, दूसरा ये है कि हम इसको एक तो हमने कहा कि परमानेंट रिकॉर्ड नहीं रहेगा, दूसरा ये है ये अनचार्ज पार्टिकल्स को डिटेक्ट नहीं करेगा। तो अगर अनचार्ज पार्टिकल्स जो हैं हमने उनकी डिटेक्शन लेनी है तो वो हम कैसे लेंगे, अनचार्ज पार्टिकल्स के लिए ये हमें डिटेक्शन नहीं देता है, नो डिटेक्शन। तो ये था हमारा जो आज का लेक्चर था GM काउंटर पे। उसमें हमने सबसे पहले जो है वो GM काउंटर क्या है उसको डिस्कस कर लिया। उसके बाद हमने देखा कि वो उसमें जो प्रॉब्लम्स आ रही थी हमारे पास, उसको हम कैसे रिमूव कर सकते हैं। उसके लिए हमने कुछ मेथड्स देखे, जिसमें सेल्फ क्वेंचिंग मेथड एंड इलेक्ट्रिकल मेथड था। उसके बाद हमने इसकी प्लेट्यू कर्व को डिफ़ाइन किया एंड उसके स्लोप की बात की। देन हमने इसके एडवांटेजेस और लिमिटेशंस देखी। आई होप आपको ये लेक्चर अच्छे से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट हम इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी डिटेक्टर के साथ जो है वो नेक्स्ट लेक्चर जो है वो देखेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।